स्वागत है। मैं आप लोग को इस सोसाइटी के तहत जो है कल मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं जो है कि त्यौहार आप लोग के लिए जो है मंगलमय हो और आपके जीवन में जो है खुशियां ही खुशियां आए। जो है आइए आज हम आप लोग को जो है पेडागॉजी का लेक्चर 2 बताने जा रहा हूं। फर्स्ट लेक्चर में आपको हमने बता दिया है जो है कि पेडागॉजी का अर्थ क्या होता है। जो है मेन से पेडागॉजी का अर्थ जो आपने देखा है कि अध्यापन कला होता है, उस अध्यापन कला के तहत हमने आपको जो है बताया है जो है कि शिक्षा का जो प्रारूप कितना होता है और शिक्षा का जो प्रारूप है वो कितने रूपों में होता है, किन किन बालकों के तहत होता है। इसके बाद एक हमने जो है अध्यापन का जो है एक सिद्धांत भी दिया था जिसे थार्नडाइक का सिद्धांत कहा गया था। आज हम फिर आपको जो है क्या करते हैं, शिक्षा का कुछ और रूप दिखाते हैं। जो है यहां पर देखिए ये शिक्षा, ये होता है कि हमारा एजुकेशन क्या है, समझ गए। तो हम लोग को ये बातें आती है कि एजुकेशन है क्या। जो है तो यहाँ पर देखते हैं कि एजुकेशन क्या है। जो है तो यहाँ पर देखिए हम कहेंगे एजुकेशन हमारा एक साधन है। एजुकेशन हमारा क्या है, एक साधन है। जो है और साधन भी जो है हम कहेंगे जो है किस तरीके का साधन है। तो साधन देखिए, साधन का 2 प्रारूप हमने यहाँ पर लिया है। जो है कि जो हमारी शिक्षा है एक साधन है। साधन के अनुरूप देखा जाए तो हम कहेंगे परिवर्तन का साधन है। परिवर्तन क्या बोलेंगे हम लोग, परिवर्तन का साधन है। जो है आइए परिवर्तन का साधन किसने बोला है, जो है डॉक्टर रामकृष्ण ने बोला। डॉक्टर रामकृष्णन ने बोला है जो है कि शिक्षा हमारा जो है क्या है, जो है एक साधन है जिसे हम लोग कहेंगे शिक्षा एक परिवर्तन का साधन है। जो है दूसरे रूपों में कहा गया जो है कि साधन है हमारा परिवर्तन का, और फिर इसको बोला गया जो है कि ये हमारी जो है समाज में विसंगतियों का निवारण करने वाला है। निवारण मीन समाज में जो हमारी विसंगतियां फैली हुई हैं जो है उस विसंगतियों का निवारण करने वाला हमारा क्या है, जो है साधन है। जो है तो इस तरीके से शिक्षा हम लोग को मालूम हो गई कि शिक्षा क्या है। जो है डॉक्टर रामकृष्णन के अनुसार शिक्षा हमारा एक परिवर्तन का साधन है, जबकि अन्य लोगों के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि समाज में विसंगतियों का निवारण करने वाला हमारा साधन है। जो है इसके अलावा हम लोग कहेंगे कि शिक्षा हमारा एक माध्यम भी है। क्या बोलेंगे, शिक्षा हमारा एक माध्यम भी है। तो देखिए ये माध्यम, शिक्षा हमारा साधन भी है और शिक्षा हमारा माध्यम भी है। जो है तो कैसा माध्यम है, तो देखिए माध्यम के भी जो है 2 रूप हमने लिया है। जो है कि माध्यम के 2 रूप है। शिक्षा का जो माध्यम है वो 2 रूपों को हम कहेंगे। पहला हमारा ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि का हमारा क्या है, ये माध्यम है। शिक्षा द्वारा ही ज्ञान की क्या की जाती है, जो है वृद्धि की जाती है। मीन्स ज्ञान की वृद्धि करना है जो है तो हमें शिक्षा का होना जरूरी है। जो है इसके साथ ही हम लोग कहेंगे जो है कि हमारे पास जो है जितने नॉलेज हैं इस नॉलेज को पीढ़ी दर पीढ़ी ले जाने का भी हमारा क्या है, माध्यम है। मीन्स अर्जित ज्ञान, जो ज्ञान हमारे पास उसे हम लोग कहेंगे अर्जित ज्ञान। अर्जित ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का माध्यम है। इस तरीके से शिक्षा का हमने 2 आपको जो है संबंध दिया। आपसे अगर पूछा जाता है कि शिक्षा क्या है तो आप कह सकते हैं कि शिक्षा एक साधन है, और आप ये भी कह सकते हैं शिक्षा एक माध्यम है। जो है मीन्स शिक्षा हमारा साधन और माध्यम दोनों है। साधन के तौर पर आप कहेंगे जो है कि डॉक्टर रामकृष्णन ने बोला जो है कि शिक्षा हमारा जो परिवर्तन का साधन है, जबकि अन्य लोगों के तहत जो है समाज में विसंगतियों का निवारण करने का हमारा शिक्षा साधन होती है। जो है जबकि हम कहेंगे शिक्षा एक माध्यम है। जो है ज्ञान की वृद्धि का जो है हमारा क्या है, ज्ञान की वृद्धि का एक माध्यम है, और अर्जित ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे ले जाने का भी क्या है, माध्यम है। जो है तो इस तरीके से आपने देख लिया कि शिक्षा हमारी क्या होती है। जो है
इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि शिक्षा के स्तंभ कितने होते हैं। शिक्षा के स्तंभ, यहाँ पर देखिए शिक्षा के स्तंभ मीन्स हम कहेंगे पिलर, इंग्लिश शब्द होता है स्तंभ का पिलर, पिलर ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम कहें शिक्षा के कुल मिलाकर के 4 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 4। मीन्स हमें शिक्षा क्यों जरूरी है, जो है क्या करेंगे शिक्षा लेकर के हम, जो है इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है, जो है तो हम कहेंगे जो है शिक्षा के 4 स्तंभ इसके तहत लिए जाते हैं कि शिक्षा को 4 रूपों में हम अपने जिंदगी में जो है ले सकते हैं। जो है जैसे बोला गया है जो है कि पहला स्टेप शिक्षा का जो प्रथम स्तंभ है जो है उसे कहते हैं कि जानकारी के लिए, जानकारी के लिए, जानकारी। शिक्षा के 4 स्तंभ, पहला स्तंभ हमारा है कि हम शिक्षा क्यों ग्रहण करते हैं, शिक्षा क्यों लेते हैं, जो है बच्चों को शिक्षा क्यों देनी जरूरी है, बच्चों को पढ़ाना क्यों जरूरी है। इसलिए जरूरी है जो है कि उनको क्या होगा, जो है समाज का, घर का, गांव का, देश का, विदेश का सभी चीज़ों की क्या होती है, शिक्षा के द्वारा जानकारी होती है। जो है दूसरे तहत हम कहेंगे कुछ करने के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरा स्तंभ शिक्षा का मिलता है हमें, जो है कि शिक्षा क्यों जरूरी है, जो है हम कहें कुछ करना है जो है तो शिक्षा उसमें बहुत ही जरूरी है। जो है फिर हम कहेंगे तीसरा स्तंभ जो है कुछ बनने के लिए, कुछ बनने के लिए, बगैर शिक्षा का जो है आप कुछ भी नहीं बन सकते। जो है मीन्स आपको कुछ बनना है जो है तो आपको शिक्षा बहुत ही जरूरी है। जो है तो इस तरीके से जो है आप देखिए कि अगर आपको जानकारी पूरे वर्ड के तहत जो है A to Z किसी चीज़ की जानकारी लेना है जो है तो उसके लिए आपका शिक्षा का होना जरूरी है। जो है अगर कुछ करना है ज़िंदगी में जो है आपको, तो उसके लिए भी आपको शिक्षा जरूरी है, और कुछ बनना है तो उसके लिए भी शिक्षा जरूरी है। देखिए चौथा स्तंभ जो है सबसे अच्छा हमारा स्तंभ जो है साथ रहने, साथ रहने के लिए। मीन्स अगर शिक्षा नहीं है जो है तो हम लोग क्या है, क्या साथ रह सकते हैं? नहीं, बगैर शिक्षा का कोई व्यक्ति साथ नहीं रह सकता है। जो है क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है जो है तो साथ कैसे रह सकता है। जो है तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे शिक्षा के जो 4 स्तंभ हैं जो है तो ये चारों स्तंभों के तहत आपने देख लिया कि शिक्षा आपका जो प्रथम स्तंभ है जो है वो जानकारी के लिए शिक्षा ली जाती है। जो है दूसरा कुछ करने के लिए शिक्षा ली जाती है, और तीसरा कुछ बनने के लिए ली जाती है, और चौथा हम कहेंगे साथ में रहने के लिए शिक्षा ली जाती है। जो है तो आइए अध्यापन कला पेडागागी के तहत आपको जो है क्या देना है, जो है शिक्षा देना है, और हम कहेंगे बच्चों को जो है जानकारी देना है, बच्चों को कुछ करने के लिए प्रेरित करना है, बच्चों को कुछ बनने के लिए बताना है, बच्चों को कैसे रहा जाता है जो है समाज में, या अपने जो है बड़ों के साथ कैसे रहा जाता है, छोटों के साथ कैसे रहा जाता है। जो है इस सभी चीज का ज्ञान हम जो है किसके द्वारा लेते हैं, शिक्षा के द्वारा लेते हैं। तो पेडागागी हमारी यही चीज बताती है जो है कि हमें जो है बच्चों को ज्ञान देना है, तो उन्हें ये बताना है जो है कि बच्चे आपके पास अगर ज्ञान होगा तो आप देश विदेश, घर गांव हर जगह आप क्या कर सकते हैं, जो है अच्छे से रह सकते हैं, जो है कुछ कर सकते हैं, कुछ बन सकते हैं, और सभी के साथ प्रेम व्यवहार से रह सकते हैं। जो है आइए आपको हम शिक्षा सिद्धांत के तहत ले चलते हैं। जो है कल हमने बोला था थांडाई का सिद्धांत बताया था, आज हम आपको दिखाते हैं पावलोव का सिद्धांत। पावलोव का सिद्धांत।
अब देखिए पावलाव का सिद्धांत बहुत जानते होंगे, जो है बहुत से लोग जानते हैं कि पावलाव का सिद्धांत क्या होता है जो है। तो देखिए पावलाव का सिद्धांत जो होता है जो है उस सिद्धांत के तहत जो है हम लोग चलेंगे अभी, लेकिन हम देखें कि ये पावलाव का सिद्धांत हमारे पेडागॉजी में क्या रोल अदा करता है जो है, मीन्स ये सिद्धांत का जो हमारा क्या भूमिका होती है जो है पेडागॉजी में, मीन्स अध्यापन कला हमको कराना है तो पावलाव ने हमें क्या निर्देश दिया है जो है, क्या हमें कहा है कि अध्यापन हमें कैसे कराना चाहिए जो है, या हमारे सिद्धांत द्वारा जो है पावलाव के सिद्धांत द्वारा जो है हम बालक के क्या क्या जो है चीज़ें जो है कर सकते हैं बालक के लिए, मीन्स बालक को क्या हम अच्छी दिशा दे सकते हैं, अच्छा निर्देश दे सकते हैं, या बालक को हम कहेंगे जो है कि उसमें आई हुई बुराइयों को दूर कर सकते हैं सिद्धांत द्वारा, उसमें क्या अध्यापन की प्रक्रिया को हम अच्छी बना सकते हैं जो है। ये हमारी प्रक्रियाएं जो है क्या इसके द्वारा बच्चों को जो है सिखाने की जो प्रक्रिया है क्या वो थिंकिंग द्वारा होती है, रीजनिंग द्वारा होती है, समझ द्वारा होती है, कैसे होता है। तो हम कहें पावलाव का सिद्धांत, इस सिद्धांत के तहत पहले हम सिद्धांत का प्रोसेस जो है उसे हम आपको बताते हैं कि सिद्धांत है क्या जो है। तो इस सिद्धांत के तहत जो है जो आप जानते हैं पावलाव का सिद्धांत अच्छे से आपको मालूम है जो है कि सिद्धांत के कई नाम होते हैं, जैसे बोला गया क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अब देखिए क्लासिकल अनुबंधन के सिद्धांत का दूसरा नाम हम लोग कहेंगे जो है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और यही नहीं जो है हम कहेंगे ध्वनि का सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ध्वनि अनुबंधन का सिद्धांत। और इसके साथ ही हम कहेंगे लारमय अनुबंधन का भी सिद्धांत कहेंगे। और इसके बाद हम कहेंगे प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, और हम कहेंगे टाइप यस अनुबंधन का सिद्धांत। मीन्स कुल मिलाकर के 6 नाम हैं हमारे। क्लासिकल अनुबंधन को आप देख रहे हैं जो है, मीन्स पावलाव का जो सिद्धांत है ये सिद्धांत एक ही है ये सिद्धांत, ये कई सिद्धांत नहीं है। या करके हमने दिखा दिया कि एक ही सिद्धांत है, इतने नामों से जाना जाता है जो है। तो देखिए सभी में कॉमन चीज क्या है आपका, अनुबंधन, कंडीशनिंग। ये अनुबंधन है क्या जो है, अब यहाँ पर देखते हैं अनुबंधन क्या है जो है। अनुबंधन चलिए यहाँ पर अनुबंधन कंडीशनिंग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंडीशनिंग अनुबंधन। यहाँ पर हम कहेंगे अनुबंधन एक हमारी क्या होती है, अनुबंधन एक हमारी प्रक्रिया होती है। क्या होती है, एक प्रक्रिया है। ये अनुबंधन हमारा क्या है, एक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है जो है, हम कहेंगे कि उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच, देखिए ये हमारा अनुबंधन एक प्रक्रिया है, ये प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच जो है क्या होता है, संबंध स्थापित किया जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है। अब हम कहेंगे कि यहाँ अनुबंधन के तहत जो है आपको मालूम हो गया कि क्लासिकल, शास्त्रीय, ध्वनि, लारमय, प्रतिवादी और टाइप यस के प्रति जो है क्या किया गया जो है, हम कहेंगे उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित किया गया जो है। तो यहाँ पर देखिए जो है कैसे कैसे संबंध स्थापित किया गया जो है, ये चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं जो है। जैसे पावलाव ने बोला जो है कि पेडागॉजी में जो है हमारा जो है बच्चों में जो है अगर अच्छे अध्ययन की आदतें डालनी है तो हमारा इस सिद्धांत का प्रयोग करिए जो है। मीन्स उसने कहा जो है कि अगर जो है बच्चे को जो है, जो बच्चा हमारा जो है या तो शिशु हो या बालक हो, सबसे ज़्यादा इनका जो महत्वपूर्ण इनका सिद्धांत है वो शिशुओं और बालकों के लिए है जो है। मीन्स शिशु और बालक को आप हमारे सिद्धांत द्वारा क्या कराइए जो है, अध्यापन कराइए, उनका बेस्ट अध्यापन होगा जो है। जबकि किशोर और प्रौढ़ के लिए भी लागू है लेकिन उतना प्रभावकारी नहीं होता है जो है। तो यहाँ पर देखते हैं जो है कि इन्होंने क्या क्या बताया जो है।
देखिए पहले स्टेप के तहत आपको हम ले चलते हैं जो है कि उन्होंने बताया जो है कि क्लासिकल अनुबंधन के द्वारा मीन्स इस अनुबंध के द्वारा आप क्या कर सकते हैं जो है बच्चों में अध्यापन की अच्छी अच्छी आदतें आप पैदा कर सकते हैं जो है अध्यापन अध्ययन की अच्छी आदतें उत्पन्न कर सकते हैं। अब इसके लिए कैसे आप अच्छा कर सकते हैं जो है मीन्स बालकों को जो है स्नेह एवं प्रेम द्वारा स्नेह एवं प्रेम द्वारा खेल माध्यम से अध्यापन करा सकते हैं अच्छे से जो है। तो अब यहाँ पर देखिए जो है बालक के तहत जो है खेल एक माध्यम हम कहेंगे जो है कि यहाँ पर उसका जो खेल होगा जो है बालक में हम कहेंगे कि ये बालक हमारा खेल के प्रति ज़्यादा जो है इंटरेस्टिंग होता है, आनंददायी अनुभव करता है जो है खेल उसकी एक आनंददायी प्रक्रिया होती है। तो इसलिए बालक को हम लोग क्या करेंगे जो है खेल के माध्यम से जो है उसको जो है हम अगर अध्यापन कराते हैं अध्ययन कराते हैं जो है तो उसके लिए जो है क्या होगा सबसे अच्छा होगा जो है। अब यहाँ पर जो है खेल उसकी जो है एक आनंददायी प्रक्रिया है, इसलिए वो अच्छे से किसी चीज़ को सीखने की कोशिश करता है जो है। दूसरे स्टेप में हम लोग देखते हैं जो है कि बालक की बुरी आदतों से छुटकारा दिलाता है। छुटकारा मीन्स यहाँ पर देखिए अगर बालक में अगर बुरी आदतें आ गई हैं जो है तो ये पावलोव सिद्धांत द्वारा हम क्या कर सकते हैं बालक को जो है इससे छुटकारा दिला सकते हैं जो है। क्योंकि बालक के सामने हम क्या करेंगे अच्छे अच्छे उद्दीपन लाएंगे और उस उद्दीपन के प्रति बालक का जो अधिगम होगा एक अच्छे दिशा में होगा जो है। तीसरे स्टेप के तहत बोला गया है जो है कुसंगति बालकों के डर एवं भय को दूर किया जा सकता है जो दूर किया जा सकता है। मीन्स बच्चे को जब हम क्या करेंगे अगर कुसंगति बालक है मीन्स गलत संगति में अगर बालक पड़ गया है जो है तो पढ़ने में क्या करता है डर और भय का अनुभव करता है जो है। उसके डर और भय के अनुभव को जो है हमारा पहला स्टेप जो है स्नेह और प्रेम के द्वारा हम क्या करेंगे स्नेह और प्रेम के द्वारा खेल के माध्यम से उसके डर और भय को हम दूर कर सकते हैं जो है। चौथे स्टेप में इसने बताया जो है कि अगर बच्चे का अध्यापन कराना है तो पहले बच्चे की हमको क्या देख लेनी है जो है उसकी कैटेगरी देख लेनी है कि बच्चा हमारा नॉर्मल है या मेंटली रिटार्डेड है या प्रतिभाशाली है जो है। तो जाहिर जो पावलोव का सिद्धांत है जो है सबसे ज़्यादा प्रभावकारी ये सिद्धांत प्रभावकारी है। प्रभाव हम कहेंगे अधिक प्रभावकारी बोलेंगे अधिक प्रभावकारी सामान्य बालक के लिए है। ये सामान्य बालक के लिए यह सिद्धांत जो है अधिक प्रभावकारी है, जबकि हम कहेंगे कि कम प्रभावकारी के लिए हम कहेंगे प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक के लिए ये कम प्रभावशाली होता है, जबकि सामान्य बालक के लिए जो है क्या होता है अधिक प्रभावशाली होता है जो है। इसके साथ ही हम कहेंगे पेडागॉजिक सिद्धांत हमें ये भी बताता है जो है कि जो अधिगम की प्रक्रिया होती है जो है इस सिद्धांत द्वारा कहा गया कि अधिगम उसका क्या होगा जो है अस्थायी होगा। अधिगम क्या होगा पांचवें स्टेप में बोला कि अधिगम अस्थायी होगा।
अब देखिए यहाँ पर क्या है कि अगर हम पावलाव सिद्धांत का प्रयोग करके अध्यापन कराते हैं जो है तो बालक का अधिगम क्या होगा, अस्थायी होगा जो है। हाँ, क्यों अस्थायी होगा? अस्थायी होगा, अस्थायी का रीजन है जो है कि बालक जो है अभिरुचि एवं सूझ द्वारा अधिगम नहीं करता है, अधिगम नहीं करता है। अब देखिए अधिगम अस्थायी होगा उसका, क्योंकि अभिरुचि एवं सूझ द्वारा अधिगम नहीं करता है जो है। हम कहेंगे जो है कि अब इसे जो है हम कहेंगे इसके द्वारा नहीं कर रहा, तो बालक किसके द्वारा अधिगम कर रहा है जो है, हम कहें बालक जो है उद्दीपन द्वारा, उद्दीपन, इस उद्दीपन को हम लोग बोलते हैं पुनर्बलन। बालक पुनर्बलन द्वारा अधिगम करता है, अधिगम करता है। अब इस तरीके से देखिए ये हमें ज्ञान होना चाहिए जो है कि हमें किसको पढ़ाना है जो है, बालक को पढ़ाना है। बालक के तहत, बालक और शिशु के तहत ही पेडागागी की प्रक्रियाएं इसकी पूर्ण रूप से लागू होती है, जबकि किशोर और वयस्क के लिए जो है पेडागागी की प्रक्रिया अच्छी नहीं मानी जाती है जो है। क्योंकि ये बोला गया है जो है कि अगर किशोर और प्रौढ़ को अगर उद्दीपन देकर के सिखाया जाएगा तो उसमें अनैतिक व्यवहार की क्रियाएं बहुत ज़्यादा आ जाती हैं जो है। लेकिन हाँ, अगर शिशु की बात आती है और बालक की प्रक्रिया आप जानते होंगे 12 वर्ष तक जो है, मीन्स 12 वर्ष तक के बच्चे के लिए जो है हमारा ये सिद्धांत पावलाव का जो है सबसे अच्छा, मीन्स यह सिद्धांत हम कहेंगे कि प्रभावकारी होता है, प्रभावकारी है शिशु एवं बालक के लिए, शिशु एवं बालक के लिए प्रभावकारी है जो है। बाकी के लिए हम कहेंगे कम प्रभावकारी है, प्लस अनैतिक की क्रियाएं भी आ जाती हैं जो है। आइए अब इनका सिद्धांत देखते हैं जो है कि इनका सिद्धांत है क्या जो है। जो इतनी चीज़ें हमें मिली जो है कि बच्चों में हम क्या कर सकते हैं जो है, अध्यापन प्रक्रिया को बेहतरीन बना सकते हैं, उसमें आई हुई बुराइयों को जो है हम दूर कर सकते हैं जो है। जो कुसंगत के बच्चे हैं जिसमें डर है स्कूल जाने का जो है और वहाँ पर जो है भय उनको लगता है जाने में, उस चीज़ को हम जो है इस माध्यम से जो है पावलाव के सिद्धांत से हम दूर कर सकते हैं जो है। और सामान्य बालकों के लिए एक हमारा एक अच्छा सिद्धांत है अध्यापन कराने का, जबकि हम कहेंगे कि प्रतिभाशाली के लिए उतना प्रभावकारी नहीं है जो है। ये इस तरह से देखा जाए तो पावलाव के सिद्धांत के अनुसार ये देखा गया कि अधिगम जो है कि जो प्रक्रिया शिशुओं और बालकों में होती है अस्थायी होगी जो है। हाँ, ये चीज़ें आती है कि बार बार कोई चीज़ें जो है रखने के बाद भूल जाती है जो है, तो इसको भी पावलाव ने बोला जो है कि ये जो प्रक्रियाएं हमारी भूल जाती है वो अपने सिद्धांत में उन्होंने बोला कि इसे पुनर्बलन दे करके उसके भूली हुई चीज़ों को हम वापस ला सकते हैं जो है। मीन्स बहुत सारे चीज़ों को पढ़ने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो है माइंड में जो है स्टोर नहीं हो पाती हैं जो है, लेकिन हाँ वो कॉन्शियस न हो करके अनकॉन्शियस में होती हैं जो है, जिसे हम पुनर्बलन द्वारा बाहर ला सकते हैं जो है। तो आइए इनके सिद्धांत को हम लोग देखते हैं जो है कि इनका सिद्धांत है क्या जो है। हम लोग को मालूम है जो है कि पावलाव एक रूस का प्रोफेसर है जिन्होंने जो है अपना अध्यापन कार्य जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी में किया जो है। मीन्स ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक प्रोफेसर हैं जो है रूस के, हम कहेंगे ये रहने वाले कहाँ के हैं, ये रूस के रहने वाले हैं जो है, रूस के। और हम कहेंगे कि ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्या थे, एक टीचर थे जो है। इन्होंने क्या किया जो है, इन्होंने एक अनुबंध लिया जो है, जिसे हम इनके सिद्धांत के तहत ही बता दिया था जो है। इन्होंने अपना जो प्रयोग किया, उन्होंने एक अपने जो है भूखे कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था जो है। और इस प्रयोग को जो है पावलाव का जो प्रोसेस रहा, उन्होंने भूखा कुत्ता लिया था और इसी सिद्धांत को जो है पावलाव के सिद्धांत को वेरीफाई किया जो है वाटसन
एवं रेनर ने। ये देखिए मियाँ बीबी हैं वाटसन और रेनर, ये मियाँ बीबी हैं, इनके पुत्र का नाम एल्बर्ट था, एल्बर्ट। इन्होंने प्रमाणित किया जो है पावलोव के सिद्धांत को, प्रमाणीकरण किया जो है, प्रमाणित किया जो है। मीन्स आपको मालूम हो गया वाटसन और रेनर कौन थे, ये वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या किया, पावलोव के सिद्धांत को प्रमाणित किया। किस पर प्रमाणित किया इन्होंने, एल्बर्ट, ये पुत्र है इनका, पुत्र एल्बर्ट, इस पर प्रयोग करके इसके सिद्धांत को प्रमाणित किया जो है। तो यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा इनका सिद्धांत है, एकदम इजीली जो है, क्योंकि इनके सिद्धांत का जो आधार रहा, जो सिद्धांत का जो आधार है जो है, सिद्धांत का जो आधार है उसे हम लोग बोलते हैं अनुबंधन। अनुबंधन, इस अनुबंधन के ही आधार पर उन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत दिया जो है। अनुबंधन की प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं जो है कि उद्दीपन और अनुक्रिया, अनुक्रिया, उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच हमारा एक जो है क्या बना, जो है अनुबंध बना, एक संबंध। अनुबंध का मतलब क्या होता है, संबंध। इस संबंध को ही जो है हम लोग जो है क्या बोलते हैं, अधिगम बोलते हैं, अधिगम। अब देखिए जो उद्दीपन अनुक्रिया के बीच एक अनुबंध बना या संबंध बना, इस संबंध ही हमारा क्या बोला जाता है, अधिगम बोला जाता है। तो यहाँ पर जो है इन्होंने क्या किया जो है, पावलोव ने एक भूखा कुत्ता लिया और उसके सामने जो उन्होंने क्या किया जो है भोजन दिया जो है, और उनकी जो भोजन की प्रकृति थी जो है, आइए उसको हम दिखाते हैं। देखिए अच्छी चीज़ों को देख करके जो है, जो खाने वाली चीज़ें होती हैं उनको देख करके जो है, ज़्यादातर, सभी को तो नहीं कह सकता मैं, अपवाद भी हो सकते हैं, लेकिन यही कहा गया है जो है कि अगर खाने वाली अगर कोई अच्छी चीज़ है तो उसे देख करके जो है मुंह में पानी आ जाता है जो है। तो यहाँ पर जो है इंसान को पानी आ गया जो है, बात वही है, वो जानवर है कुत्ता, तो उसके भी मुंह में पानी आएगा जो है। तो आने क्या लिया गया, उन्होंने लिया उद्दीपन। क्या लिया, उद्दीपन। उद्दीपन के तो उन्होंने क्या लिया, भोजन लिया। उद्दीपन क्या रहा, भोजन। इस उद्दीपन जिसे इंग्लिश में स्टिमुलस बोलते हैं, स्टिमुलस, स्टिमुलस, ये उद्दीपन हमारा कैसा रहा जो है, उद्दीपन की जो प्रकृति हमारी रही जो है, ये वास्तविक उद्दीपन रहा जो है, वास्तविक, वास्तविक उद्दीपन। इस वास्तविक उद्दीपन को जो है बोलते हैं इंग्लिश में अनकंडीशनिंग स्टिमुलस। अब देखिए UCS के नाम से इसको जाना जाता है जो है, मीन्स वास्तविक उद्दीपन भोजन रहा जो है। इस उद्दीपन को जो है यहाँ जो ये आपका कुत्ता है जो है भूखा, ये कुत्ता जो है उद्दीपन को देखा, भोजन को देखा, वास्तविक उद्दीपन देखा, UCS देखा जो है, तो इसमें प्रवृत्ति क्या आई, उसमें अनुक्रिया हुई। अनुक्रिया, उद्दीपन को देख करके इसमें जो अनुक्रिया, रिस्पॉन्स, इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स। रिस्पांस क्या रहा, लार का आना, इसके मुंह में क्या आ गया, लार आ गया जो है। तो ये जो लार आई जो है ये वास्तविक उद्दीपन के तहत थी, तो लार का भी संबंध किससे रहा, वास्तविक लार से रहा, वास्तविक, वास्तविक लार से रहा जो है। मीन्स इसे आप कह सकते हैं जो है UCR, रिस्पॉन्स, UCR। अब देखिए वास्तविक UCS से UCR की प्रकृति, UCR मीन्स रियल का भोजन, वास्तव के भोजन से वास्तविक जो है लार का आना जो है। अब चलो ये हमारी बातें आ गई कि रियल का भोजन रहा, रियल की लार मुंह में आ गए जो है। अब इसके तहत हमने देखा जो है कि अगर हमारा क्या किया गया जो है, जिस वास्तविक उद्दीपन द्वारा लार आई, क्या उस जो है तटस्थ उद्दीपन द्वारा भी लार आ सकती है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट इनका स्टेप यहीं खत्म हो जाता है। और दूसरे स्टेप के तहत जब हम आते हैं जो है, तो बोला जाता है जो है कि जो उद्दीपन रहा है अब इनका उद्दीपन, ये तटस्थ उद्दीपन रहा, तटस्थ उद्दीपन। तटस्थ उद्दीपन के तहत इन्होंने क्या लिया, घंटी लिया, घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़।
अब एक घंटी की आवाज़ को हम लोग कहते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलस, मीन्स इसको CS कहा गया। क्या बोला गया? CS कहा गया जो है। अब देखिए CS क्या है जो है, उद्दीपन, तटस्थ उद्दीपन, मीन्स घंटी की आवाज़। तटस्थ उद्दीपन होता क्या है जो है, मीन्स वह उद्दीपन जो वास्तविक उद्दीपन की अनुक्रिया को प्रदर्शित करता हो, जो उसे हम लोग बोलते हैं तटस्थ उद्दीपन। मीन्स एक ऐसा उद्दीपन जो वास्तविक उद्दीपन की अनुक्रियाओं को जो उत्पन्न कर देता है, जो उसे हम लोग बोलते हैं तटस्थ उद्दीपन। मीन्स घंटी की आवाज़, घंटी की आवाज़ देने के बाद उसे जो है क्या किया गया जो है, भोजन दिया गया जो है, भोजन जो इसका टाइम ड्यूरेशन रहा जो कितने समय में, 0.5 सेकेंड, इतने समय के अंतराल में उसे भोजन दिया गया जो है। अब इसके द्वारा उसके मुंह से क्या निकला, लार निकली जो है। तब देखिए लार जो निकला तो इसे भी हम लोग कहेंगे ये तटस्थ लार है, तटस्थ लार। अब तटस्थ लार के तहत आप क्या कर सकते हैं जो है, बोल सकते हैं इसको कंडीशनिंग रिस्पॉन्स, मीन्स सिया। मीन देखिए हम लोग का दूसरा स्टेप यहाँ पर जो ये निकलता है जो है कि तटस्थ उद्दीपन द्वारा भी हम जो है क्या कर सकते हैं जो है, वास्तविक लार उत्पन्न कर सकते हैं, या हम कहेंगे तटस्थ लार उत्पन्न कर सकते हैं। ये प्रक्रियाएं कई बार ये हमारा तटस्थ उद्दीपन के द्वारा जो हमारी लार उत्पन्न होती है जो है, ये प्रक्रियाएं हमारी क्या होंगी, दिन पर दिन हम क्या कहेंगे, इस क्रिया को कई बार अगर हम करते हैं जो है तब ये उत्पन्न होती है। इसके द्वारा हमें यही ज्ञात होता है जो है कि बालक को क्या करना है जो है, उद्दीपन मीन्स जो उद्दीपन तटस्थ उद्दीपन है, ये तटस्थ उद्दीपन बालक का क्या होना चाहिए जो है, ये पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार। तटस्थ उद्दीपन क्या होता है, ये हम कहेंगे ये उसका पुरस्कार होता है कि इस पुरस्कार के बाद हम क्या करेंगे जो है, बालक को जो अधिगम कराएंगे तो उसका अधिगम क्या होगा, अच्छा होगा जो है। इसके साथ ही देखिए इसको वेरीफाई किसने किया जो है, इस सिद्धांत को वाटसन और रेनन ने वेरीफाई किया जो है। उसने क्या बोला जो है, देखिए वाटसन और रेनर, वाटसन एवं रेनर, इन्होंने अपने बेटे एल्बर्ट पर इन्होंने प्रयोग किया। एल्बर्ट के सामने इन्होंने क्या रखा जो है, इन्होंने रखा जो है एक सफ़ेद चूहा। अब देखिए सफ़ेद चूहा इसका क्या है, ये उद्दीपन है, ये उद्दीपन। अब हम कहेंगे सफ़ेद चूहा के साथ खेलता रहा जो है, एक दिन क्या हुआ, इस सफ़ेद चूहे ने एक तीव्र ध्वनि निकाला, सफ़ेद चूहा की तीव्र ध्वनि। अब देखिए ये तीव्र ध्वनि, ये इसका जो है क्या रहा, जो उद्दीपन है जो है। अब उद्दीपन कैसा है, वास्तविक उद्दीपन, जिसे हम लोग कहेंगे UCS। ये रियल का सफ़ेद चूहा जब उसके साथ बच्चा जब इसके साथ खेल रहा था तो रियल में इसने एक तीव्र ध्वनि निकाली, जिससे रिस्पांस क्या मिला जो है, अनुक्रिया क्या मिली उसकी, अनुक्रिया कि शिशु डर गया। अनुक्रिया क्या मिली जो है, डर, शिशु डर गया जो है, ये उसका रिस्पांस रहा जो है। तो ये जो इसका रिस्पांस रहा डर जो है, इसे हम लोग बोलते हैं UCR। रियल में उसकी अनुक्रिया क्या हुई जो है, रियल की ध्वनि से उसमें रियल का डर उत्पन्न हो गया। ये चीज़ें यही बताता है जो है कि अगर एक छात्र जो है
के मन में अगर टीचर पेडागॉजी देखिए जो अगर एक टीचर के प्रति बालक के मन में जो है अगर जो है विसंगतियां पैदा हो गई या नफरत पैदा हो गई तो वो बालक जितने भी टीचर रहेंगे सभी के प्रति वो वैसा ही व्यवहार करता है जो है जैसा पहले के साथ उसका संबंध रहा है उसी टीचर के अनुरूप जो है क्या करता है अन्य टीचरों के साथ वो व्यवहार दिखाता है जो है। ये पॉइंट हमारा यही, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटसन और रेनर ने क्या बोला जो है कि यहाँ पर जो है सफेद चूहे के आवाज के साथ ही जो है इन्होंने क्या किया, रियल का ये तीव्र ध्वनि थी, रियल का डर पैदा हुआ, लेकिन अब यहाँ पर सफेद चूहे को प्रतिस्थापित कर जो है यहाँ सफेद खरगोश रख दे दिया गया जो है सफेद खरगोश। जब एल्बर्ट को सफेद खरगोश दिया गया खेलने के लिए जो है तो अब सोचिए जो है ये क्या हो गया, प्रतिस्थापित हुआ जो है प्रतिस्थापित। अब बच्चे को जो है रियल की तीव्र ध्वनि चूहे से जो है डर लगा था जो है सेम हमारा जो है क्या उद्दीपन का हमारा जो है चूहा के तहत जो है खरगोश जब दिखा जो है तो यहाँ पर बालक में सीएस देख सफेद खरगोश क्या रहा सीएस, इसके द्वारा बच्चे में क्या अनुक्रियाएं आई जो है अनुक्रिया आई जो है कि इससे भी बालक जो है क्या किया डर गया जो है मीन्स सीआर यहाँ पर भी पैदा हो गया जो है। मीन्स सभी टीचरों को यह चाहिए जो है कि बच्चे में जो है डर पैदा न हो जो है। अगर एक टीचर के प्रति जो है बालक में जो है डर अगर पैदा हो गया तो वो बालक क्या करता है सामान्यीकरण कर लेता है जो है, जिसे पावलोव ने बताया जो है कि अन्य टीचरों के प्रति भी उसमें डर पैदा होगा। अगर उसमें एक टीचर के प्रति अगर नफरत पैदा हो गई तो सभी टीचरों के प्रति वो क्या करने लगता है नफरत पैदा करने लगता है जो है। तो इस तरीके से जो है जो इसका जो है सिद्धांत का जो आशय रहा जो है मीन्स पेडागॉजी प्रक्रिया में देखिए जो है ये बताया गया जो है पावलोव ने कहा जो है कि अगर बच्चे को हम पुनर्बलन देते हैं तो बच्चे का जो है भूला हुआ जो है तथ्य याद आ जाता है जो है। मीन्स उसने बोला कि उद्दीपन आप देंगे जो है तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेप के तहत उन्होंने बोला कि अध्यापन आप कैसे कराएंगे। अध्यापन अगर आप करा रहे हैं जो है तो पहले स्टेप के तहत आपको जो है लिया गया जो है इन्होंने बताया कि जो यूसीएस मीन्स वास्तविक उद्दीपन और जो हमारा तटस्थ उद्दीपन है मीन्स सीएस, इन दोनों के बीच का जो समय अंतराल होगा समय अंतराल आपको 0.5 सेकेंड रखना होगा। मीन्स वास्तविक उद्दीपन और तटस्थ उद्दीपन के बीच का जो समय अंतराल है जो है वो 0.5 सेकेंड का होना चाहिए जो है। इससे बच्चे का अधिगम होगा। अगर ये अंतराल हमारा हम दिखाते हैं बच्चे के लिए जो है अधिगम बेहतरीन होगा, अधिगम अच्छा होगा। अब आइए जो है दूसरे स्टेप के तहत देखते हैं जो है दूसरे स्टेप में जो है अध्यापन कला में ये बताया गया पावलोव के द्वारा जो है कि बालक क्या करता है जो उद्दीपन के प्रति सामान्यीकरण कर लेता है। जैसे अभी वाटसन और रेनर ने क्या बताया जो है कि रियल का सफ़ेद चूहे की तीव्र ध्वनि से बालक डरा था, लेकिन जब वही सफ़ेद खरगोश उसके सामने आया गया सेम प्रक्रिया करण द्वारा जो है बालक उससे भी क्या किया जो है डर गया। मीन्स अगर बालक एक टीचर से जो है सामान्यीकरण जो है हम यहाँ कहेंगे सामान्यीकरण का संबंध देखिए, यदि बालक के मन में एक टीचर से डर पैदा हो गया तो दूसरे टीचर से भी डरता है।
या हम कहेंगे कि बालक को अगर एक टीचर से नफरत हो गई जो है तो बालक सभी टीचरों से जो है नफरत करने लगता है जो है। ये रियल पेडागॉजी जिसे वाटसन और रेनर ने क्या किया जो है अपने बेटे पर प्रयोग करके सिद्ध किया जो है कि बालक के मन में अगर एक टीचर के प्रति डर पैदा हो गया तो दूसरे टीचर से भी वो डरता है, या एक टीचर के प्रति उसके मन में नफरत भर गई तो दूसरे टीचर से भी नफरत करता है जो है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं जो है तीसरा स्टेप इनका अध्यापन का, तीसरे स्टेप में इन्होंने बताया कि विभेदीकरण होता है। विभेदीकरण मीन्स देखिए विभेदीकरण क्या है इन्होंने बताया जो है, इन्होंने बताया कि अगर बालक को आप जो है पढ़ा रहे हैं जो है तो पढ़ाते समय बालक को जो है समान स्नेह देना चाहिए जो है। जितने भी बच्चे क्लासरूम में सभी बच्चे को एक समान दृष्टि से देखना चाहिए जो है, एक समान दृष्टि से देखना चाहिए, एक समान दृष्टि से देखना चाहिए सभी बच्चों को। नहीं तो क्या होगा जो है बच्चे में विभेदीकरण की प्रक्रिया होती है, बालक में जो है नहीं तो बालक में संभ्रांति आ जाएगी, बालक में संभ्रांति कन्फ्यूज़न जिसे बोलते हैं, कन्फ्यूज़न आ जाएगा बालक में जो है। ये कन्फ्यूज़न क्या आएगा, संभ्रांति जो है कि सर क्या कर रहे हैं, विभेद कर रहे हैं जो है, संभ्रांति पैदा हो जाएगी कि सर हमें कम मानते हैं, सर हमें कम मानते हैं जिसका सार उन्होंने अपने सिद्धांत में जो है घंटी की ध्वनि से दिया जो है कि जो तटस्थ उद्दीपन है जो है अगर उसकी ध्वनि को जो है क्या किया जाए, बदल दिया जाए तो बच्चे के मुंह में लार नहीं आएगा, या हम कहेंगे जो है कि बच्चे का अधिगम जो है क्या हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा, अच्छा अधिगम नहीं होगा जो है। मीन्स विभेदीकरण बालक क्या कर लेता है जो है, विभेद कर लेता है। मीन्स एक समान दृष्टि से देखना चाहिए शिक्षकों को जो है। अगर ऐसा किए नहीं तो बालक में संभ्रांति मीन्स कन्फ्यूजन हो जाएगी जो है कि सर हमें कम मानते हैं, और वो अपने आप को जो है क्या करने लगेगा, हीन भावना से जो है ग्रसित हो जाएगा वो बालक जो है। तो इसलिए जो है बालक में विभेदीकरण की क्षमता होती है। तो सभी टीचरों के तहत जो है पेडागॉजी यही बताती है जो है कि आप सभी बच्चों को एक समान दृष्टि से देखते हुए एक समान स्नेह और सम्मान और आदर के साथ बच्चे के साथ क्या कराएं जो है, आप अध्यापन की क्रिया कराएं जो है। अगले स्टेप में, चौथा स्टेप में जो है पावलोव ने देखिए क्या बोला जो अध्यापन के लिए, इन्होंने बोला जो है विलोप और पुनर्लाभ। चौथा स्टेप में बोला इन्होंने विलोप एवं पुनर्लाभ। अब देखिए विलोप की प्रक्रिया जो है और पुनर्लाभ की प्रक्रिया दोनों अलग अलग होती है जो है। विलोप अगर यूसीएस बालक को जो है यूसीएस जो है न देकर केवल सीएस दिया जाए तो उसका सीखा हुआ ज्ञान कम होने लगता है। इसी को विलोप बोला जाता है कि अगर बालक को हम क्या कर रहे हैं जो है आए दिन टॉफी देख करके जो उसका अधिगम करा रहे हैं जो है, तो वो अधिगम जो है शिशु और बालक के लिए बेस्ट होगा, किशोर और प्रौढ़ के लिए अच्छा नहीं होगा। सामान्य बालक के लिए अच्छा होगा लेकिन प्रतिभाशाली बालक के लिए अच्छा नहीं होगा जो है।
क्योंकि इसको ना देकर जो है केवल CS दिया जाए, मीन्स केवल प्रलोभन दिया जाए कि कल दे देंगे, परसों दे देंगे, जो है ये दे देंगे, वो दे देंगे, तो उससे क्या दिया जाए, तो उसका सीखा हुआ ज्ञान क्या होने लगता है, कम होने लगता है जो है। अब पुनर्लाभ कहेंगे जो है कि अगर अब इसी UCS को पुनः दिया जाए, पुनः दिया जाए तो अधिगम वापस आने लगता है, वापस आने लगता है। अब देखिए UCS पुनर्लाभ क्या है कि इसको ना देने से वो उसका जो है सीखा हुआ चीज़ भूलने लगता है जो है, जबकि अगर हम इसे फिर देने लगते हैं जो है तो जो सीखा हुआ चीज़ जो भूल रहा था वो जो उसे पुनः वापस याद आने लगता है जो है। मीन्स लास्ट स्टेप में बोला जो इन्होंने पुनर्बलन, 5वां स्टेप में दिया इन्होंने पुनर्बलन। इन्होंने बताया कि पुनर्बलन एक ऐसा उद्दीपन है, एक ऐसा उद्दीपन जो देने से सदैव अधिगम होता रहता है। इस तरीके से जो है इन्होंने 5 पावलाव ने जो है, पावलाव याद रखना कि पावलाव अध्यापन संबंधित जो है 5 जो है कॉन्सेप्ट दिया जो है, जो 5 कॉन्सेप्ट अभी आपको हमने बताया जो है कि UCS और CS के बीच का जो समय अंतराल होता है, मीन्स जो अधिगम आपका UCS द्वारा हो रहा था वही अधिगम अब आपको CS द्वारा कराया जा रहा है, लेकिन उसके बीच का जो अंतराल है वो 0.5 सेकेंड ही होना चाहिए जो है। दूसरे तथ्य यह है कि बालक में समन्वीकरण की प्रक्रिया होती है, इसलिए बालक को जो है हमें क्या, सभी बालकों को एक समान दृष्टि से, एक समान निगाह से, एक समान भावना से जो है अच्छे ढंग से उसको पढ़ाना चाहिए। नहीं तो बालक में क्या होगा, नफरत पैदा अगर आपके प्रति हो गई जो है तो ये नफरत बालक की जो है सभी टीचरों के साथ उत्पन्न हो जाती है जो है। तीसरे के तहत हम लोग कहेंगे जो है कि उसमें विभेदीकरण की क्षमता होती है जो है, वो विभेद कर लेता है जो है कि सर हमें कम मानते हैं और दूसरे को अधिक मानते हैं जो है। फिर हम कहें विलोप और पुनर्लाभ की प्रक्रिया, अगर बालक को पुरस्कार देना या टॉफी देना अगर आपने बंद कर दिया तो जो चीज़ वो सीखा रहता है वो भूलने लगता है जो है, लेकिन जब फिर हम उसे देने लगते हैं जो है तो वहीं उसका क्या हो जाता है जो है, पुनर्लाभ हो जाता है कि भूला हुआ चीज़ जो है उसको पुनः वापस याद आने लगता है जो है। मीन्स पुनर्बलन के तहत इन्होंने स्टेप दिया कि एक पुनर्बलन की प्रक्रिया मीन्स एक ऐसा उद्दीपन होता है जो है जिसको देने से जो है अधिगम सदैव होता रहता है जो है। इसलिए आज का पेडागॉजी का आपका ये दूसरा लेक्चर खत्म हुआ। कल तीसरे लेक्चर के साथ हम पुनः आपसे मिलेंगे।